नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरएस चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे कल का जो पढ़े हैं उसका एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 यानी 71% भाग जो है वो जल से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पूरी दुनिया में जितना जल है उसका अधिकांश भाग पाया जाता है महासागरों में, यानी ऑप्शन डी 96.5% होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे अलवणीय। अलवणीय मतलब मीठा, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं उसे अलवणीय जल कहा जाता है। लगभग 70% भाग कहाँ पाया जाता है। तो इसका 70% भाग पाया जाता है हिमनद हो गए, पर्वत हो गए, ये यहाँ पाया जाता है। अब बताइए, एक तो सर्वाधिक पाया जाता है महासागरों में, उसके बाद जो बचता है तो उसका 70% भाग ये हिमनद तथा पर्वत लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद अंटार्कटिका पर भी पाया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग पीते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 75 नहीं 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो इजराइल है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद इजराइल में औसत वार्षिक वर्षा, तो इसका तो अभी बता दिया हमने उत्तर, इसका 25 सेंटीमीटर एकदम सही उत्तर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। इसके बाद 15 अगस्त 2019 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जल जीवन मिशन क्यों लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वच्छ जल घर घर पहुंचाया जाए, यानी लोगों को बढ़िया साफ़ सुथरा जल मिल सके जिससे उनका भी जीवन बेहतर बन सके। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर जल देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। तो प्रतिदिन यानी ऑप्शन सी 55 लीटर हर व्यक्ति को रोज़ स्वच्छ यानी पीने योग्य देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद अटल भूजल योजना किस वर्ष से क्रियान्वित हुई। तो अटल भूजल यानी 2019 में घोषणा किया गया, लेकिन 2020 से इसका कार्य प्रारंभ हो गया। इसके बाद अटल भूजल योजना की कुल लागत कितनी है, यानी कुल कितना, तो टोटल 6,000 करोड़। इधर किसी के पास 1 करोड़ हो जाएगा तो कहेगा बाप रे बाप 1,001 करोड़ हो गया, और 6,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है। इसके बाद ये हमारा प्रश्न है अटल भूजल योजना किन राज्यों में लागू है, यानी अटल भूजल योजना को बताया गया था 7 राज्य, यानी सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर हरियाणा, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर बगल में गुजरात, इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक। तो 3 इधर 4 इधर, यानी 7 राज्य। इसका ऑप्शन जो बी है वो सही होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग होता है, यानी पूरी दुनिया का % बारिश भारत में होती है। तो पूरी दुनिया का 4%, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी वाला। अगला प्रश्न है कि भारत प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में विश्व में कौन से स्थान पर है, यानी हर व्यक्ति में जल उपलब्धता के आधार पर भारत का नंबर 133वां है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद अधोभौमिक जल को और किस नाम से जानते हैं। तो अधोभौमिक जल को और किस नाम से जानते हैं, तो भूमिगत,
क्योंकि भूमि के नीचे गया हुआ है तो इसे भूमिगत जल भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्षा का जल किस प्रकार का जल होता है, यानी जो पानी का जल वर्षा का पानी होता है वो खारा होता है कि प्रदूषित होता है कि शुद्ध कि कठोर। तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल माना जाता है। इसके बाद नदियों का जल किस प्रकार का जल माना जाता है। नदियों का जल किस प्रकार का जल माना जाता है, तो नदियों का जल खारा होता है कि मीठा होता है कि रासायनिक की भूमिगत। तो नदियों का जल जो होता है मीठा होता है। मीठा का मतलब इसे हम लोग पी सकते हैं, जो नदी का जल होता है, क्योंकि वो बारिश से प्राप्त होता है। तो बारिश से प्राप्त होने वाले जल को मीठा जल कहते हैं, चीनी नहीं। मीठा जल मतलब जो पीने योग्य हो उसे मीठा जल। उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियाँ, तो ये सबसे उत्तर भारत से निकलने वाली गंगा हो गई, गंगा के बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस प्रकार से ये सब की सब उत्तर भारत की नदियाँ हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा ये हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो दक्षिण भारत में जब जाएंगे तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, जल की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। जल आग तो हो ही नहीं सकता। जल खारा मीठा हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन अवस्थाएं उसकी 3 होती हैं। इसके बाद ये जो कल तक पढ़ाया गया था ये आप लोग का हो गया। इसके बाद कुछ अलग से क्वेश्चन से देखेंगे जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो अब पूछ रहा है कि कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम क्रम से, यानी कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, यानी ये हमारा भारत है तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है गरम चीज़ बदतमीज। ग से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। च से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, मिज से मिजोरम। तो इस प्रकार से भारत से होकर गुजरती है, यानी गरम चीज़ बदतमीज। और यहाँ पर देश पूछ रहा है तो देश कितने देशों, 17 देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। पहला देश है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बहामास, इसके बाद ये दोनों उत्तरी अमेरिका के देश हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका में यानी अफ्रीका में आएंगे वेस्टर्न सारा मॉरिटेनिया, इसके बाद वेस्टर्न सारा मॉरिटेनिया के बाद माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब। अब यहाँ से जो है ये अफ्रीका ख़त्म, यहाँ से हमारा अब एशिया चलेगा। सऊदी अरब के बाद कौन है, तो सऊदी अरब के बाद चलने वाला है इधर, हाँ, सऊदी अरब के बाद है संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, और सबसे अंतिम जो है वो है ताइवान, यानी सबसे अंतिम नंबर है ताइवान का। तो इस प्रकार से टोटल 17 देश हो गए, यानी जो कर्क रेखा, यानी जैसे कि यदि हम धरती मान लीजिए कि इस प्रकार से बनाएंगे तो ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा दुनिया में 17 देशों से होकर गुजरती है। और उन देशों को एक बार फिर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये धरती हो गई तो कर्क रेखा ये है। तो सबसे पहले मैक्सिको, बहामास, इसके बाद वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, ये माली के बाद अल्जीरिया, नाइजर, इसके बाद लीबिया, मिस्र, फिर इसके बाद सऊदी अरब, फिर इधर आ गया हमारा संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान आ गया, फिर अपना भारत, भारत से सटा बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, म्यांमार के बगल में चीन, चीन के सबसे अंत में ताइवान। तो इस प्रकार से 17 देश, 2 4 6 8 10 2 4 6 7 17 देश हो गए। इसके बाद विषुवत रेखा, तो सबसे पहले जानेंगे ये विषुवत रेखा क्या होती है। तो जो विषुवत रेखा होती है ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। तो अर्थ के जब एकदम बीच में देखेंगे तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं। यानी दुनिया में इस विषुवत रेखा पर कितने देश पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले देशों की टोटल संख्या 13 है। अब इन 13 में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, तो पहला देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ील। साउ ये टॉम है, कॉम हो गया, साउ टॉम और प्रिंसिपे, साउ टॉम प्रिंसिपे ये एक ही देश है।
इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे। इसके बाद गैबॉन, गैबान कांगो गणराज्य। इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इसके बाद अगला नंबर है कि मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। और इस तरह से पूछा जाता है कौन सा ऐसा देश है जो चारों गोलार्धों में पाया जाता है, यानी चारों गोलार्धों में। गोलार्ध गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, गोलार्ध फिर से बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारी अर्थ हो गई, तो इसमें गोलार्ध बनता है इस प्रकार से। तो चारों गोलार्धों में पाया जाने वाला जो देश है वो किरीबाती है, चौथा यानी सबसे लास्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये रहे हमारे विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर यानी जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो देशों की संख्या घटती जाएगी। सबसे अधिक कर्क रेखा पर, उससे कम विषुवत रेखा, सबसे कम मकर रेखा पर रहेंगे। अब देखेंगे मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम। तो मकर रेखा पर टोटल 10 देशों की संख्या है। इसके बाद अब ये देश कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हो गया चिली, इसके बाद अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। ये 4 देश हो गए। पहला है चिली, चिली के बगल में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बगल में पैराग्वे, फिर ब्राज़ील। दक्षिण अफ्रीका हो गया। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद जब देखेंगे तो अगला है नामीबिया, यानी अफ्रीका महाद्वीप का नामीबिया हो गया, बोट्सवाना, फिर से साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 10 देशों की संख्या हो गई। तो मकर रेखा पर टोटल 10 देश हैं। इसके बाद कर्क रेखा भारत से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है ग, रम, ची, आज, चीज, ब, त, मीज। ग गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, च छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद एक देखेंगे कि ये पूछता है कि सबसे छोटा बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा गांव होता है, और गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है परगना, और परगना से बड़ी होती है सरकार, और सरकार से बड़ा होता है सूबा। तो सबसे छोटा हमारा गांव, ग्राम, परगना, सरकार, सूबा। सबसे बड़ा इसमें अगर देखा जाएगा तो ये हमारा सूबा है, सूबा। इसके बाद इसके बाद एक बात आती है कि जैसे हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, तो हमारा जो वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है, तो उसके अनुसार हम लोग नया साल मनाते हैं। लेकिन हम भारतीयों के लिए नया साल कब होता है, तो जब 1 चैत आता है, यानी चैत, जैसे 1 जनवरी आती है तो हमारे महीने का शुरुआत चैत से होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, 12 महीना हो गया। तो इसके बाद जब इसको देखेंगे तो 1 चैत यानी जब 21 मार्च या 22 मार्च के करीब का समय रहता है, तो वो हमारा 1 तारीख हम लोग का नया साल रहता है। लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है वो 1 जनवरी को नया साल, लेकिन हम भारतीयों का नियम तो 1 चैत यानी 21-22 मार्च के लगभग में नया साल आता है। इसके बाद ये है कि भारत में आने वाले विदेशी, ये सब विदेशी थे, तो इनका क्रम क्या है, तो इसका ट्रिक है फांसी। तो फ से फायान, फायान हो गया, स से संयोगिन हो गया, ह से वेनसांग, और ई से इत सिंह। तो ये हो गया कि भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम हो गया। इसके बाद एक कर होता है जजिया कर। जजिया कर का मतलब कि धार्मिक टैक्स होता है, यानी धार्मिक टैक्स होता है, और इसको शुरू करने वाला, तो इसको पहली बार लगाने वाला जो मुग़ल शासक था उसका नाम था अकबर। तो पहली बार तो अकबर लगाया, लेकिन अकबर का जब शादी विवाह हो गया राजपूत रानियों से, तो उसके बाद वो माफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर जजिया कर को दोबारा शुरू करने वाला जो मुग़ल शासक था उसका नाम था औरंगज़ेब। तो दोबारा शुरू करने वाला औरंगज़ेब था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहली बार, यानी भारत में पहली बार जजिया कर अगर किसी ने लगाया था तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम पहले लगाया। इसके बाद ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये काफ़ी अच्छा शासक था, लेकिन बाद में ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। यानी ब्राह्मणों पर पहली बार अगर जजिया कर लगाया गया तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और पहली बार लगाया तो कब पहले आता है मोहम्मद बिन कासिम। और मुग़ल बादशाह में पहली बार लगाया गया तो अ से अकबर, और दूसरी बार औरंगज़ेब।
इसके बाद अकबर 1564 में समाप्त कर दिया था, यानी 1564 में जोधाबाई का इसे विवाह यही 1560 से मतलब इसी के लगभग में हुआ। इसके बाद ये क्या किया कि उनसे शादी होने के बाद समाप्त कर दिया था। फिर 1575 में शुरू किया, लेकिन 5 साल बाद फिर हटा दिया 1580 में। लेकिन जो औरंगजेब था 1679 में फिर से लगाया, यानी दूसर की बार लगाने वाला औरंगजेब था। इसके बाद देखेंगे भारत का जो सबसे गहरा हमारा पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो वो कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो सबसे क्या है, गहरा है, भारत का सबसे गहरा। और पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा वाला बंदरगाह यानी कौन सबसे बड़ा है, तो अगर बड़ा की बात आएगी तो बड़ा के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा मुंबई विकसित है, तो यही रहेगा जवाहरलाल नेहरू। इसी को नहावा सेवा के नाम से जानते हैं, नहावा नवावा नहीं, नहावा शिवा। इसके बाद अगला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है, भारत का सबसे पुराना वाला क्या है, बंदरगाह है। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता बंदरगाह। इसके बाद सबसे नया यानी विजिंझम पोर्ट केरल में, ये केरल का सबसे नया है, जो कि ट्रांसशिपमेंट करता है। ट्रांसशिपमेंट मतलब यहाँ पर एक जहाज़ आएगा और फिर माल ईंधन जो भी लेना रहेगा उसको लेकर के चला जाएगा, यानी वहाँ से दूसरी जहाज़ पर फिर अनलोड होता है, तो इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। विजिंझम पोर्ट ये केरल में है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में आएंगे, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील, यानी जो ये हमारा ऑप्शन डी है ये सही होगा। जो वेम्बनाड झील है वो भारत की सबसे कैसी झील है, तो भारत, ये तो मिटा ही नहीं रहा है, तो भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो वेम्बनाड झील है, जो कि केरल राज्य में है। इसके बाद भारत की खारा पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी खारा पानी का मतलब जिसमें समुद्र का पानी यानी जो पीने लायक न हो, तो खारा का मतलब चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है, ओडी यानी उड़ीसा राज्य में है। तो खारा पानी की भारत में सबसे बड़ी झील अगर कहेगा तो उड़ीसा की चिल्का झील। इसके बाद अगर बड़ी की बात कहेगा, सिर्फ बड़ी, तो बड़ी के लिए आ जाएगा हमारा बूलर बोल रहे हैं, वेम्बनाड झील। बूलर झील तो मीठी झील है। सांभर झील नमक वाली झील है। इसके बाद खारा पानी हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की मीठा पानी या ताज़ा पानी का मतलब ऐसा पानी जो हम लोग पी सकें, यानी जिसमें नमक की मात्रा न हो, तो भारत की मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बूलर झील है। बूलर झील यानी ऑप्शन बी एकदम सही होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो बूलर झील भारत की सबसे अच्छी पानी यानी ताज़ा पानी वाली झील है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय का मतलब जो हमारे देश के अंदर है, तो इनलैंड यानी अब अंतर्देशीय झील कौन सी है, तो अंतर्देशीय झील का नाम यहाँ पर है हमारा सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तो ये पूछा जाता है सांभर झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में लवड़ीय है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी झील, तो अगर लंबी कहेगा चाहे बड़ी कहेगा, तो केरल में पाई जाने वाली, अगर इस तरह से ये भारत का नक्शा है तो यहीं पर पाई जाती है केरल में वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर सिक्किम एक राज्य है, यानी चोलामू झील सिक्किम में है। तो भारत की सबसे ऊंची झील सिक्किम में है, जो कि चोलामू झील जिसका नाम है। इसके बाद इस प्रकार से सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए, और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।